एक तरफ योगी सरकार गायों की सुरक्षा के मद्देनजर उच्च स्तर पर काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीच में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के चलते गायों की दुर्दशा होती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र के ग्राम रायपुर बुजुर्ग से सामने आया, जहां पर बीते दिन पहले खत्म हुई गाय को कुत्तों ने नोच नोच कर खा लिया। आपको बता दें, ग्राम प्रधान और सचिव ने इस बात की शुद्ध भी न ली कि आखिर गाय कब खत्म हुई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी सूचना बजरंग दल के लोगों को दी। मौके पर पहुंचे बजरंग दल के लोगों ने भारी आक्रोश जताया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ग्राम प्रधान और सचिव और अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुना देते हैं आपको। मेरा नाम शुभम भाई, क्यों आए थे आज यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि एक गाय की जो है कल रात मृत्यु हो गई और उसमें जो है उसको कुत्ते खा रहे हैं बहुत बुरी तरह से। कुत्ते खा रहे थे? जी जी। ग्राम प्रधान को इसकी सूचना दी? ग्राम प्रधान को अभी मैंने सूचना दी है, जिसके बाद में ग्राम प्रधान ने माफ़ी मांग करके और यहाँ पर उसकी जो है अंत्येष्टि कराने की बात कही है और जल्दी उसका कार्य कराया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी बदायूं ज़िले के अंदर गायों की बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है, जिसके बारे में प्रशासन को और ग्राम प्रधानों को भी संज्ञान लेकर के इसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपने ग्रामीणों से बात की? ग्रामीण तो ये कह रहे थे ये पहला मामला नहीं, गांव का पहले भी नहीं, ये रायपुर के क्षेत्र में और यहाँ पर लगातार निरंतर ही ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन सामने आ रही हैं, जिससे प्रधान की और सचिव की लापरवाही सीधी साफ साफ दिखाई दे रही है। जिसमें प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन से मैं कल एसडीएम साहब से मिल करके एक ज्ञापन सौंप करके उन्हें इस बारे में अवगत कराऊंगा और जिससे इन पर कार्रवाई के भी आगे रास्ते खुलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा रवि भाई, ये बताइए, ये जो गाय आपके गांव में खत्म हो गई, बजरंग दल के भी लोग आए हुए हैं, तो ग्राम प्रधान की क्या कुछ लापरवाही है? लापरवाही तो साफ साफ नजर आ रही है। यहाँ पे देखो कितनी सारी गंदगी है पास में, यहाँ पे हमारे घर के पीछे कितनी गंदगी है, पीछे भी गंदगी है। गायें आए दिन इधर से उधर भागती रहती हैं। कभी कोई मतलब ना तो गौशाला है यहाँ पे, कोई जी गौशाला भी नहीं। और यहाँ पे ये जगह पड़ी है, आपने देखी होगी, पीछे इसमें कूड़ादान बनाने की बात कर रहे हैं। घरों के बीच में कहाँ से कूड़ादान बनता है? कुत्ते गाय को नोच नोच के खा रहे हैं। कुत्ते नोच रहे हैं, सामने दिख रहा है बिल्कुल। हाँ। और नाली देखो, नाली की क्या वो है यहाँ पे। हमारे घर के सामने आज तक एक बार भी हमने झाड़ू रखते हुए ना देखा होगा। ये नाली देखो, ये सामने कूड़ादान बनाने की बात हो रही है यहाँ पे। सचिव कह रहे थे उस दिन, मैंने सुना था कि मैंने अपने कानों से नहीं सुना, लेकिन लोगों के मुंह से सुना था कि सचिव कहते हैं जो ऑब्जेक्शन उठाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। अच्छा, सचिव कहते हैं? हाँ, कह रहे थे, मैंने सुना था। ये प्रशासन लिख के भी दी थी तहरीर। प्रशासन से क्या अपील है आपकी? क्या मांगे प्रशासन से? प्रशासन से ये मांगे, हमारे घरों के बीच में यहाँ पे कूड़ादान नहीं बनना चाहिए और गायों की रक्षा करनी चाहिए। किसान भी बहुत परेशान है। किसान भी परेशान, हम लोग भी परेशान। हमारी गाड़ी का ही शीशा तोड़ दिया था गायों ने यहाँ। तो ग्राम प्रधान कोई सुध नहीं लेते हैं? कोई फर्क नहीं है उनके लिए। उन्हें कोई फर्क नहीं है? कहा एक आध बार उनसे? मैंने कई बार कहा है। मैंने अपने यहाँ सफाई के बारे में कहा है, कल ही फोन करा था मैंने उनके लिए। फिर क्या कहते हैं वो? कहते हैं हाँ दिखवा लेंगे, आएगा सफाई वाला आएगा, करा देंगे, वहाँ की कुछ नहीं। यूपी के मुरादाबाद में वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले बीजेपी विधायक रामवीर। उन्होंने कहा कि देश ऐसे ही होगा विकसित। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और खबरें ये आ रही हैं कि अगले हफ्ते संसद में पेश हो जाएगा। तो इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परम सद्य मोदी जी ने ये निर्णय और उनकी कैबिनेट ने देश की भलाई के लिए, इस देश में रहने वाले आम जन के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए और भारत जो उन्होंने 2047 का संकल्प लिया है विकसित करने का, ऐसे ही संकल्पों से भारत 2047 से पहले ही विकसित हो जाएगा। अब इस वन नेशन वन इलेक्शन से आप फायदे देखिए कि इतनी बड़ी संख्या पुलिस की ड्यूटियां लगानी पड़ती थी, जो उनका मेन काम था उसे छोड़कर वो इस ड्यूटियों में लगते थे। पूरे देश में पूरी मिलिट्री, तमाम तरह की फोर्सों को जो है विभिन्न चुनाव में, बार बार चुनाव में लगाना पड़ता था। उस पर कितना पैसा खर्च होता था? उस सब पैसे की बचत भारत सरकार को, और जहां प्रदेशों में की भी फोर्स लगती थी, प्रदेशों को भी वो बचत होगी। तो हजारों करोड़ रुपए इस बात का भी बचत होगी। उसके बाद रैली होती थी सभी दलों के नेताओं की, रैलियों पे अरबों रुपए खर्च सभी पार्टियों के लोग करते थे। तो वो रैलियों पे भी अब खर्चा बंद हो जाएगा। 1/4
5 हो जाएगा। 80% खर्चा कम होना है। इसके बाद जो है हमारे और स्टाफ के लोग कितनी ड्यूटियां लगती थीं, चुनाव आयोग के द्वारा लगाई जाती थी। वो कोई टीचर प्राइमरी में होते थे, कोई बैंक के कर्मचारी होते थे, कोई माध्यमिक में कर्मचारी होते थे। हर विभाग के कर्मचारियों को लेकर करोड़ों लोगों को ड्यूटी में लगाया जाता था, तो उनके विभागों के काम भी शिथिल हो जाया करते थे। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो सभी लोगों को राहत होगी। जनता को भी दिक्कत थी, बच्चों को, छात्र छात्राओं को परीक्षा देते थे तब भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस रहता ही था पूरे देश में या प्रदेश में, तो वो डिस्टरबेंस भी खत्म हो जाएगा। जनता भी अपने काम छोड़ के अपने दल को सपोर्ट करने के लिए, अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए, अपनी विचारधारा के लोगों को सहयोग करने के लिए अपना काम, अपना पैसा, अपना तेल, अपनी मोटरसाइकिल, इन सब पर खर्च करना पड़ता था। ये सब खर्चा रुकेगा तो ये देश के विकास में और देश की तरक्की में और आम जनमानस की तरक्की में ही इसका फ़ायदा होना है। तो ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतनी बढ़िया है। और किसी ने सोचा भी नहीं इस विषय में, अब हमारे आदरणीय मोदी जी सोच रहे हैं, हम सब लोग उनकी जो है पूरी सराहना करेंगे और ये विपक्षी दलों को भी उनका सहयोग करना चाहिए। अच्छा, विपक्ष उत्तर प्रदेश में उपचुनाव सबसे ज्यादा 1,45,000 वोटों से जीतने वाले कुंदरकी के बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने अब केंद्र के वन नेशन वन इलेक्शन की तारीफदारी की है। उन्होंने कहा कि मोदी कैबिनेट ने ये निर्णय देश की भलाई के लिए लिया है। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। बीजेपी अपनी खामियों को छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कानून लेकर आ रही है। देखिए, विपक्ष का काम है सही मुद्दों पर विरोध करना। अब विपक्ष ने नेगेटिविटी कर रखी है, वो समालोचना नहीं कर रहा, केवल आलोचना पे लगा हुआ है। और विपक्ष को करनी चाहिए समालोचना कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर सही कोई काम हो रहा है तो उस पर समर्थन करना चाहिए। हमारे पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे तो अटल जी को उन्होंने भारत का पक्ष रखना भेजा और अटल जी बहुत मजबूती से भारत का पक्ष रख के आए। तो अब विपक्ष ने अब ये मन बना लिया कि ये कितना भी अच्छा काम करें, इनकी समालोचना नहीं करना है, आलोचना करना। तो विपक्ष का मुद्दा है, ये भाजपा का कोई ऐसा विषय नहीं है कि वो छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए काम कर रही है। आज कोई भी नीति, भाजपा की कोई भी योजना, चाहे प्रदेश सरकारों की हो चाहे भारत सरकार की हो, ऐसा एक भी जन समुदाय नहीं है, एक भी वर्ग नहीं है, एक भी जाति नहीं है, कोई वंचित, शोषित, वंचित, महिला, दलित, कोई ऐसा नहीं है जो सब स्कीमों का लाभ नहीं ले रहा है। उन्हें चिढ़ हो रही है इस बात की। अभी आप देखें कुंदरकी का रिजल्ट आया, समाजवादी की पोजीशन 25,000 पे अटक गई और जमानत जब्त हो गई। जिस विधानसभा में 2.5 लाख मुस्लिम हो और केवल वो एक दो बातें करने के बाद और भाजपा से भय व्याप्त करने के बाद जीत जाते हैं और कोई काम नहीं करते। मुस्लिमों में उन्होंने कोई काम नहीं किया। जब मैंने अपने मुस्लिम भाइयों के बीच में मैं गया और मैंने समझाया कि भाई 1800 2000 मुकदमे दर्ज होते थे थाना मैनाटेर कुंदरकी में, आज 400 350 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो 75% तो राहत वैसे ही हो गई जनता को। पहले राशन नहीं बंटता था, अब राशन सबको 100% बंट रहा है। ये कितनी बड़ी राहत हो गई आम जन को। पहले 1000 रुपये अखिलेश जी की सरकार में, मायावती जी की सरकार में भी गरीब बच्चों को प्राइमरी में स्कूलों में ड्रेस के लिए, जूते के लिए मिलते थे। आज योगी जी ने 1000 की जगह 1200 कर दिए, 200 और बढ़ा दिए, तो 200 रुपये बढ़ा के 1200 कर दिए। लेकिन वो जो 1000 रुपये थे उनमें 200 रुपये बच्चे के पास पहुंचते थे लाभार्थी के, 800 रुपये दलाल और उनके नेता, उन दलों के नेता और विधायक खा जाते थे। आज जो 1200 रुपये कर दिए उनमें 12 पैसे भी इधर उधर नहीं जा रहे और 1200 के 1200 रुपये बच्चे की माँ के खाते में जा रहे हैं, उसका पूरे तरीके से उपयोग हो रहा है। तो विपक्ष को अब कहने का मौका ही नहीं मिल रहा
ठीक है, जब कहने का मौका नहीं मिल रहा तो वो अपनी भाई कुछ तो बोलेंगे ही नहीं। तो उन्होंने यही बोल दिया, नाकामियों को छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। अगर वो ये बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, और ये सत्य है, आप भी जानते हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और भारत के तमाम शिक्षाविद, अर्थशास्त्री इस सब बातों को जानते हैं कि भाई भारत विकसित होने में ये महत्वपूर्ण विषय है, वन नेशन वन इलेक्शन, तभी भारत विकसित। लाल डायरी, वो भी अब लाल डायरी अभी भी लगातार आगे भी काम करेगी। देखिए, वो हमारी जो डायरी है वो हमारे कार्यकर्ता के पास है। वो हमारे दल के लोगों को, हमारे दल को मजबूत करने के लिए वो डायरी है। और उस डायरी के अनुसार हमें एक एक वोट की और एक एक घर की, एक महिला की और पुरुष की जानकारी है। और वो सब जानकारियाँ उसकी जेब में रहेंगी उस डायरी के माध्यम से। ठीक है। अब मान लीजिए बहुत सी सारी जगह ऐसी बातें हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का अतिक्रमण करता है, तो अधिकारों के अतिक्रमण ना करे, इसलिए वो एक पहचान पत्र भी है। जहाँ कानून के दायरे में काम होगा वहाँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कानून के दायरे में और संविधान के अंतर्गत रह के काम करूँगा। लेकिन कुछ को जो पावर मिली हुई है वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण भी कर रहे हैं, तो वो अतिक्रमण ना करें और हमारे कार्यकर्ता को समझें और कार्यकर्ता उन्हें समझे। तो जब ये है कि कुछ लोगों पर अतिक्रमण नहीं होगा अधिकारों का, तो वो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और आम जनमानस में भी अतिक्रमण होना बंद हो जाएगा। ठीक है। मुरादाबाद में कुंदर की सपा प्रत्याशी ने रखी थी संभल बवाल की नींव। भाजपा विधायक रामवीर सिंह ने कहा, संभल के 2 परिवारों ने दिया घटना को अंतरिम रूप। भाजपा विधायक रामवीर संभल की घटना में अखिलेश यादव सहित पूरी समाजवादी पार्टी शामिल है। ठाकुर रामवीर सिंह के द्वारा ये कहा जो हाजिर रिजवान का भी संभल को लेकर के आपने जो बयान दिया, वो उसमें आपने कहीं ना कहीं हाजिर रिजवान का जिक्र किया, क्या कहीं डाउट है? डाउट नहीं है, कन्फर्म है। और कन्फर्म ये है, वो घटना जो है 7 नवंबर को कुंदरकी क्षेत्र में करना चाहते थे। मैंने कुंदरकी के मुस्लिम समाज के लोगों को सजग कर दिया कि ये कोई भी धार्मिक पुस्तक को कहीं भी किसी तरह का मुद्दा बना सकते हैं और किसी भी मस्जिद में किसी तरह का भी बवंडर काट सकते हैं। तो लिहाजा गांव के लोगों ने वो बात सुनी और लोग सजग हो गए और उन्होंने अपने धार्मिक पुस्तक की और धार्मिक स्थलों की पहरेदारी करनी शुरू कर दी। जब इनका काम यहाँ नहीं चला, कुंदरकी विधानसभा में ये ड्रामा नहीं चल पाया हिंदू मुसलमान को फांटने का और वोट लेने का, तो फिर इन्होंने जो हमारी कुंदरकी विधानसभा के गांव अक्का डिलारी के महंत हैं, उनसे एक दावा दाखिल करा दिया संभल में, और उसमें ये पूरे तरीके से संलिप्त हैं। और इनका ये था कि किसी तरीके से चुनाव से पहले ये विवाद हो जाए। ये उसे 17, 18, 19 में किसी एक डेट में कराना चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी कि वो 20 तारीख के बाद वो झगड़ा हुआ वहाँ पर। तो इन्होंने वो नींव डाली उस झगड़े की, रिजवान मियाँ ने, जो सपा के प्रत्याशी रहे, और उसे अंतिम रूप जो है उसका स्वरूप जो बदल दिया वो वहाँ के 2 परिवारों ने बदला। संभल की जो परिवार जो है वहाँ एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक ही दल में हैं, एक MP हैं, एक MLA हैं, एक दूसरे को हराना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। और उन्होंने क्या करा, पुलिस कहीं खड़ी है, पत्थरबाजी कहीं चल रही है, सर्वे कहीं लगा हुआ है और लोग कहीं मर रहे हैं। तो ये सब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये इस तरह के कांड संभल में करवाए और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। और जो कुंदरकी की जीत थी उधर से ध्यान भटकाने का भी प्रयास हुआ। अन्यथा कुंदरकी की जीत पर जब मीडिया लगता कि क्यों हुई और क्या कारण रहे, और मुस्लिम ने लगभग 80,000 से ऊपर मुस्लिम समाज ने जो है बीजेपी को वोट कैसे दे दिया, जब इस पे मुद्दा चलता और इस पे डिबेट चलती और बहस चलती, तो ये मुद्दा प्रदेशीय नहीं, नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता। और अखिलेश जी के साथ जो मुस्लिम जुड़े हुए हैं, जिन्हें वो चाहते हैं कि ये हमारी जो है उसमें रियाया है मुस्लिम समाज, तो उनसे मुस्लिम सजग हो जाता और उनसे और प्रदेशों में भी, मतलब और जिलों में भी इस प्रदेश के हटता।
और हटके जो है उन्हें छोड़ता और फिर भाजपा की रीति नीति को स्वीकार करके जो हमने यहाँ पर मुस्लिम समाज के दिमाग में डाला कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकारों की रीति नीति जो है सभी को साथ लेके चलने की है, वही अन्य जिलों में भी जाता और उनसे मुस्लिम विमुख हो जाता, इसलिए वो भी इसमें शामिल है, पूरी समाजवादी शामिल है। यानी आपका सीधे तौर पे कहना है कि जो संभल की हिंसा हुई है वो कुंदरकी में रची गई चुनाव के दौरान और वो संभल में गणित करी गई। हाँ, यही है क्रियान्वित। यूपी के आगरा में योगी की पुलिस का अपराधियों के खिलाफ तगड़ा ऑपरेशन जारी है। आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूट के बदमाश को गिरफ्तार किया। सर, पुलिस लगातार एक्शन में दिख रही है और एक हफ्ते में ये दूसरी मुठभेड़ है, क्या कुछ मामला है और कौन आरोपी गिरफ्तार हुआ? ये अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण हेतु हमारे पूरे जनपद आगरा में लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी के क्रम में जो है उच्च अधिकारियों के निर्देशन में गश्त एवं चेकिंग अभियान जारी था, जिसके क्रम में जो है हमारी जो ये राधा नगर रोड है, बड़ी सेंसिटिव रोड है, इस पर भी चेकिंग चल रही थी। तो एक वाइट अपाची जो इस रोड से जा रही थी, तो जब इसको पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया तो नहीं रोका। इसके बाद फिर रोकने का प्रयास किया तो जवाबी फायरिंग इसने करनी शुरू कर दी, जिसके क्रम में पुलिस टीम को भी आत्मरक्षा हेतु फायरिंग करनी पड़ी। इससे इस संदिग्ध व्यक्ति के पैरों में गोली लगी है। इसको तुरंत जो है निकट के अस्पताल में भेजा गया इलाज हेतु और इससे जो है एक तमंचा बरामद हुआ है और 45,000 रुपये बरामद हुए हैं। अन्य कारतूस और कुछ खोखे भी जो है मौके पर हैं। सर, ये अभी तक पता चल पाया है कि ये अपराधी किस मामले में लिप्त था और किस घटना को इसने अंजाम दिया था? जी, इससे पूछताछ के दौरान जो है ये जानकारी हुई है कि पहले एक हमारे शमशाबाद क्षेत्र में ही एक राजत नगर रोड की तरफ घटना हुई थी, लूट की घटना हुई थी, जिसमें खाद्य विभाग के एक सचिव थे, उनसे पैसे बैग आदि लूटा गया था, जो इसने पुष्टि करी है पूछताछ में कि उस घटना में शामिल था। यूपी के संभल जिले में बिजली चोरी का एक अलग ही मामला सामने आया है। यहाँ मस्जिद और मदरसों से पूरे मोहल्लों को बिजली सप्लाई की जा रही थी। इसका खुलासा शनिवार की सुबह संभल डीएम और एसपी की छापेमारी में हुआ। आज सुबह 5 बजे हम लाउड स्पीकर के लिए आए थे कि कहीं ध्वनि प्रदूषण तो नहीं हो रहा है क्या, जो भी रिलीजियस प्लेस है उनके ऊपर, क्योंकि बड़ी मात्रा में ऐसा भी पाया गया है। बहुत सारे हमने बंद भी करवाए हैं और कल एक गिरफ्तारी भी हुई है इसके क्रम में। तो इसी क्रम में जब देखा तो बहुत सारी कटिया लगी हुई थी और एक तरह से कहेंगे कि 250 से 300 घरों में बिजली चोरी और घरों में जो यहाँ पे मस्जिद हैं, मदरसे हैं, उनमें भी हमने बिजली चोरी पकड़ी। ये एक छत है, यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं, इसी के ऊपर लगभग 100 से 150 घरों को सप्लाई हो रही थी और पूरी छत को एक अवैध बिजली घर का रूप दिया गया था, तो उसी को हमने पकड़ा। इसके अतिरिक्त जितना भी रास्ते में कटिया लगी हुई थी सबको हमने अभी FIR भी कराएंगे, वसूली भी होगी और प्रॉपर उसका एस्टीमेट बनाया जाएगा और कार्रवाई। बिल्कुल कुछ मस्जिदों के ऊपर मिला है, उन पे कार्रवाई होगी। हमने लगभग 150 से 200 घर और उनके बीच में आने वाली जो 5-6 मस्जिद थी उनको देखा। लगातार जारी रहेगी जब तक संभल को बिजली चोरी से 100% मुक्त नहीं करेंगे, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, कोई भी किसी के घर अपने आप नहीं चढ़ता है, तो हम जांच करेंगे और जो 100-150 घरों में एक साथ एक छत से चोरी की बिजली पकड़ी है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। क्या चीज अब तक सामने आई? आज हम पूरी टीम के साथ, मैं और कप्तान साहब और पूरी टीम हमारी ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच करने आई थी कि कहीं अनावश्यक रूप से शोर तो नहीं होता है क्या रिलीजियस और अदर प्लेसेस के ऊपर। तो इसी क्रम में जब हम नखासा चौराहे पर आए तो यहाँ पाया कि यहाँ चारों ओर बिजली चोरी हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं और लगभग 15 से 20 घर और बिजली और रिलीजियस प्लेस जो यहाँ पे हैं वो सारे बिजली चोरी करके पाए गए हैं। क्या अभी हम एक मस्जिद के पास आए तो उसके अंदर लगभग 59 पंखे थे, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और उसके साथ साथ लगभग 25 से 30 लाइट के पॉइंट हैं और मीटर बंद था और डायरेक्ट कटिया लग रखी थी। तो हम जांच कर रहे हैं, सघन चेकिंग अभियान है और पूरी तरह से हम बिजली चोरी को रूट आउट कर देंगे, यहाँ से खत्म कर देंगे।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से कटघर थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस का अपराधियों को कोई खौफ नहीं है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कल ही एक हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में टांग में गोली लगी है। उसके बाद छूट भी काटकर थाना क्षेत्र में आज फिर एक नाबालिग 17 वर्ष की लड़की के ऊपर चाकू से हमला हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। खुशी, क्या हुआ? आप पूरी घटना बताओ। जी सर, मैं जा रही थी किसी काम के लिए, रास्ते में तो पीछे से डंडा मारा पहले तो किसी ने, फिर जब मैं उठी तो ये सब हाथ कट हुआ था और पेट में चाकू लगा था। ठीक है, एक आदमी बैठा था मुंह पे कुछ कपड़ा बांध के और एक उसके हाथ में एक लोहे का डंडा था। जब मैं उठी तो वो मेरे पीछे करने लगा। मेरे घर के आधे रास्ते में तक वो आया, फिर सर मैं घर पे आके बेहोश हो गई 2 बार। फिर एक भैया थे, वो उठा के लाए, मेरी बहन उठा के लाई। उनके कपड़ों में सब खून लग रहा है, चाहे देख सकते हो आप। कितने बजे की घटना है ये? 4 साढ़े 4 बजे की। आप कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? सिटी पे जा रही थी मैं। अच्छा। आधार कार्ड सही कराने अपना। अच्छा। तो उधर से जा रही थी मैं सर जी, तो मैंने सोचा टेम्पो पकड़ के मैं इधर से निकल जाऊंगी जल्दी से, तो किसी ने डंडा मार दिया तो देखा तो ये सब हाथ कटा पड़ा था। ये पहचान हुई उसकी? कुछ कौन है वो? जी सर नहीं, पहले तो थोड़ा झगड़ा हो गया था, शायद हमें उसका ही हाथ लग रहा है, क्योंकि वो बोल रहे थे तुम्हें जान से मार देंगे। अकेले ही था, कुछ और लोग भी थे? और लोग थे उसके साथ में, तो पीछे पीछे 3-4 जने थे वो। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ तो मैं घर पे आके बेहोश हो गई थी। फिर हमने पुलिस को कॉल लगाई थी, तो हम इधर है कोतवाली में। आप पुलिस को तहरीर दे दी है? जी। कहाँ जा रहे हैं आप? वो मेडिकल करवाने जा रहे हैं सर। यूपी के संभल में 46 साल से बंद भगवान शिव के मंदिर को डीएम और एसपी ने खुलवाया। डीएम और एसपी की रेड के बाद मंदिर होने का खुलासा हुआ। मैम, संभल के खगूसराय में अभियान के दौरान जो है एक मंदिर मिला है जिसके ताले बंद थे, क्या पूरा मामला है और कब से मंदिर बंद थे? हम लोग आज सुबह जब विद्युत चोरी के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था, उसमें जब हम लोग जगह जगह घूम रहे थे, तो उस क्रम में हम यहाँ भी पहुँचे और यहाँ पर ये मंदिर दिखाई दिया। इसके बारे में मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को तत्काल अवगत कराया गया। उसके बाद अभी हम सभी लोग आपके साथ विजिट करने यहाँ पर आए हैं। तो इस मंदिर को खुलवाया गया और पाया गया कि अंदर इसमें मूर्ति है हनुमान जी की और शिवलिंग भी है। यहाँ का असर बनता है मंदिर? यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है, कुछ यहाँ पर हिंदू परिवार थे और वो बता रहे थे कि 1978 से ये मंदिर बंद था। इसके अलावा कुआं भी था कोई? हाँ, आसपास एक कुआं भी बताया गया, अभी तो वो पाट दिया गया है, अभी उसको खुलवाने का प्रयास हम लोग करेंगे। बताते हैं कि मंदिर के पास कुछ पेड़ भी था। हाँ, अभी बातचीत हुई तो लोग बता रहे थे कि एक पीपल का वृक्ष था जिसको काट दिया गया है और कुआं था जिसको अभी पाट दिया गया है, तो अभी हम लोग उसको खुलवाने। मंदिर के आसपास देखने को मिल रहा है कि अतिक्रमण भी काफी है। हाँ, अतिक्रमण के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। एग्जैक्टली ये जो मंदिर है ये आप कब से रहते थे यहाँ पर? आप? हमको जन्म से यहाँ रहते थे खगूसराय में। हमारा पीछे मकान है, ये मकान भी हमारा ही था, इधर भी मकान हमारा है। तो बेच के चले गए, क्या हुआ? हाँ, 78 के बलबे के बाद बेच के चले गए। अब यहाँ मंदिर कब से था ये? मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। किसका मंदिर है ये? भगवान शंकर का मंदिर है। अच्छा। और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था यहाँ पर? 78 के बाद तो आने में जोने में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ भवन ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। 1978 के बलबे का आपने जिक्र किया, क्या क्या मतलब चीजें हुई थी उस दौरान, क्या हुआ था ऐसा आपको लोगों को जाना पड़ा यहाँ से? हमारे यहाँ 20-25 परिवार थे यहाँ। वो धीरे धीरे सब प्लान कर गए, कोई देर से कोई अबेर से, धीरे धीरे सब चले गए। हमारा मकान इसी सड़क पे पली तरफ है। तो अब किसके कब्जे में था ये? तो ये हमारे अंडर में है ये मंदिर। आपने लगाया था ताला या यहाँ पे ताला कैसे? ताला हमारे हमने भतीजे ने लगाया हमारे। अच्छा, उसके बाद से फिर नहीं आए आप यहाँ पर? यहाँ आए नहीं, क्योंकि आने की पुजारी नहीं रहता था यहाँ। आपको आने नहीं दिया जाता था या आप आए नहीं? नहीं, हम आए नहीं, पुजारी नहीं रह पाता था। हम पुजारी की नियुक्ति चाहते थे कि एक पुजारी आके आरती वगैरह कर ले। तो मंदिर जितनी जगह में आज मंदिर दिखाई दे रहा है, हिम्मत नहीं बढ़ती थी। कितनी जगह, क्यों मंदिर कितनी जगह में था? यहाँ आबादी सब आसपास मंदिर तो हम 80-82 साल से तो हम देख रहे हैं। हमारे मंदिर कितने साल मंदिर कितनी जगह? 78 के बाद बंद है ये। आज खुला है ये? आज खुला है साहब के मेहरबानी। मंदिर कितनी जगह में था ये? मंदिर इतनी जगह में था जितने में दिखाई दे रहा है, जगह ज्यादा थी मंदिर की। मंदिर की ये है, बराबर में इसकी एक कोठरी है। सुनने में आ रहा है बराबर में एक कुआं भी था। एक कुआं भी था बराबर में यहाँ पर? बंदी एक कुआं है, ये यहाँ तो मेरे कुआं था, एक पेड़ था जो काट दिया गया।
और कुआं जो था वो पाट दिया कुआं पाट दिया, ये पीछे ये है कुआं पीछे, हरिंदर भाई पीछे कुआं है, वो कब पाट दिया। डीएम साहब ये बताइए कि और कितने कुएं बरामद किए गए हैं सर, और किसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? अभी हम रास्ते में जब आज सुबह अभियान कर रहे थे तो 3 कुएं हमने देखे, जिसमें एक कुआं किसी घर के अंदर भी दबा हुआ है, वो भी हमने बोला है कि उसे निकलवाएंगे। तो जितने भी कुएं हैं उनको हम चिन्हित कर रहे हैं, ताकि उनको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ऑनरेबल पीएम सर का एक संदेश था कि कैच द रेन अभियान के अंदर कवर होने चाहिए, तो कैच द रेन के अंदर हम उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेन सोर्स बनाएंगे। और कुएं खोदे जाएंगे और कुएं की तलाश की जाएगी सर, और कितने ऐसे कुएं हैं? हमने बहुत सारे कुएं निकाले हैं, और जो बहुत सारे तालाब हैं उनको भी हम फ्री करा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट है। तो जो अस्थायी एनक्रोचमेंट है उनको तो हम सीधा हटवा रहे हैं, शेष सर हनुमान जी का मंदिर मिला है, महादेव जी का मंदिर मिला, और कितने ऐसे मंदिर मिलेंगे सर? ये जो मंदिर मिला, तो जब सुबह हम भ्रमण कर रहे थे तब पता चला कि किसी ने मंदिर को 3 ओर से ब्लॉक कर लिया है, एक ओर से खाली था, एक ओर से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जब दिखा तो हमने कहा इसको खुलवाते हैं, तो पता चला कि 3 ओर से ब्लॉक करके इसको भी एनक्रोच करने की तैयारी थी। सर ये कुआं कितना पुराना होगा सर, कुआं कितना पुराना होगा सर? ऐसा तो अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन जिससे भी पूछते हैं वो एक ही बात कहता है कि 800-1000 वर्ष पुराने हैं। सर ये मंदिर कितना पुराना होगा सर? 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर, 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर, और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना तो 400-500 वर्ष पुराना होगा सर। और मंदिर बंद कब था सर? 46 वर्ष पहले बंद हुआ था, उसके बाद अभी खुला है। जब 1978 में दंगे हुए थे। सर कितने परिवार उस वक्त यहाँ पर रहा करते थे जो यहाँ से पलायन कर गए सर? अभी एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि लगभग 40 परिवार यहाँ पे थे जो छोड़ के चले गए। सर जिन लोगों ने मंदिर पर कब्जा किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या एक्शन लिया जाएगा सर? देखिए, जो कब्जा करता है वो भूमाफिया में हम उसको चिन्हित करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कब्जे इतने अधिक हैं कि एक को हम चिन्हित करवाने पूरी टीम हमने बनाई है, और जिन लोगों ने कब्जा किया है उन पर उनको पाबंद भी करेंगे हम, ताकि भविष्य में कब्जा नहीं हो। उन जगहों को चिन्हित करेंगे, उनकी मैपिंग करेंगे, उनको हम दर्ज करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना आए। क्या मंदिर में सर अब पूजा कब से शुरू होगी, कब होगी सर? वो तो रस्तोगी समाज का हमारे यहाँ मंदिर है, तो जो रस्तोगी समाज के लोग मिल करके जब इसका पुनरुद्धार करेंगे और आगे शुरू करेंगे तो पूजा शुरू। मंदिर की सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी कि आने वाले टाइम पे ऐसी दोबारा मंदिर पर कब्जा ना हो, मंदिर दोबारा से बंद ना हो सर? एक तो हम अपने खातों में दर्ज कर देंगे इसको, मंदिर को, कि जहाँ चिन्हित है आबादी के अंदर दर्ज कर देंगे, इस जगह कुआं है, इस जगह ये है, इस जगह ये है, तो सारी जगह पे जो चीज हम चिन्हित कर देते हैं, उसके बाद कोई कब्जा करता है तो कम से कम हम उस जो हमारा खसरा होता है उसके माध्यम से, हमारे मैप के माध्यम से सीधा पता लगता है कि यहाँ पे मंदिर था और यहाँ कब्जा। सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे डीएम साहब, सुरक्षा क्या इंतजाम होंगे? देखिए, वर्तमान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बहुत अच्छी है यहाँ पे, और नियमित रूप से गश्त भी होती है, पास में चौकी भी है, तो कोई समस्या नहीं। अच्छा, कोई समस्या नहीं, सुरक्षा की कोई समस्या नहीं होगी? कोई समस्या नहीं। सर ये बताइए, तो ये दबा देखिए लगातार यहाँ पर कुएं को लेकर। यूपी के आगरा में तगादा करने गए मजदूर की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। मजदूर को ताकता करना पड़ा भारी। वहीं आपको बता दें कि मजदूर को तगादा करना भारी पड़ गया, दोस्तों ने ही पीट कर उसकी हत्या कर दी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अजय। ये कौन सी जगह है? लक्ष्मणपुरी। लक्ष्मणपुरी है बेटा। क्या लगते हो उसके, मोनू के आप? वो टाव का मोड़ा है। अच्छा, क्या बात हुई और कैसे आपको कहाँ मिले वो? वो है पेंटे वाली दुकान हट गई से आंगन। अच्छा, पलंग तिरपाल के से अच्छा, धकेले हैं तिरपाल के नीचे। तो टिड्री में रखो ले। कहाँ ले गए थे पहले? मैं ले गया, इमरजेंसी ले गया। सीधे इमरजेंसी ले गए थे या हिंदू हॉस्पिटल ले गए थे? पहले उसको ले गए, फिर 9 गड्डी उसने, फिर मैं ले गया इमरजेंसी ले गए। अब क्या कह रहे हैं डॉक्टरों का, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? बचा नहीं है, खत्म हो गए। तो पता है किन लोगों ने हमला किया है? मुझे नहीं पता है। अच्छा, कहाँ चोट थी उसके? वीडियो दिखा रहा हूँ। सर, थाना मलपुरा क्षेत्र में कल शाम मोनू नाम के युवक की उधारी को लेकर हत्या कर दी थी। सर, क्या मामला था सर? थाना मलपुरा में कल शाम एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को किसी ने ईंट से पिटाई कर दी है, जिससे वो घायल अवस्था में हॉस्पिटल में। तत्काल पुलिस द्वारा जाके जानकारी की गई तो पता चला कि मोनू मलपुरा का ही धनौली के पास के रहने वाला लक्ष्मणपुरी का, उसका खेमचंद और खेमे पर
40,000 रुपये खेमचंद का आ रहा था मोनू पर, जिससे वो दे नहीं पा रहा था। इसी को लेकर कहा सुनी गई और जिसके कारण इन लोगों ने उसकी ईंट से मारकर उसको चोट पहुंचाया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें पंचायतनामा का पोस्टमार्टम कराया जा रहा, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की है, FIR दर्ज है। अभी कुछ अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी सर गिरफ्तार है? हाँ, इसमें से एक आरोपी से जानकारी की जा रही है, वो पुलिस के पास है, उससे जानकारी की जा। संभल में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया। हादसे में तीनों युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई। सड़क हादसे में 2 मौसेरे भाई और एक दोस्त की मौत हुई। यूपी के मुरादाबाद में आगरा नेशनल हाईवे पर किसान यूनियन ने हाथों में काली पट्टी बांधकर धरना दिया। मुरादाबाद के आगरा नेशनल हाईवे पर डिवाइडर न होने की वजह से अक्सर हादसे होते हैं, इसको लेकर धरना दिया गया। कई बार मांग उठा ली। क्या नाम है? मेरा नाम माहिर है। भाई क्यों आज धरने पे बैठे हैं? धरने पर हम इसलिए बैठे हैं, ये जो मुरादाबाद से आगरा नेशनल हाईवे है, इन्होंने इतना पतला बना दिया है कि इस पर आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। समझ रहे हो आप? ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं कि बच्चे 2 लड़के कल ही खत्म हुए हैं। अब बताओ, ये टोल भी 2 जगह इन्हें टोल भी बना दिया है, इन्होंने टोल भी पूरा ले रहे हैं। इस पर डिवाइडर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? बनना चाहिए ना चाहिए? बताओ। डिवाइडर बनना चाहिए, हमारी मांग है डिवाइडर बनने की। इस पर डिवाइडर बनना चाहिए, इसीलिए हम धरने पे बैठे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश पासा, मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु से। आज क्या मकसद है आपका यहाँ बैठने? हमारा बैठने का जो मेन मकसद ये है, ये हमारा जो आगरा हाईवे है, ये रोड, इस रोड पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर दूसरे दिन एक्सीडेंट होता है। रोज एक न एक दिन युवा की जान जाती है, रोज बड़े बड़े हादसे होते हैं। इसलिए हम इस पर डिवाइडर की मांग कर रहे हैं और काफी समय से मांग करते हुए आ रहे हैं, मगर हमारी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी कल की बात है, 2 युवा एक्सीडेंट में मारे गए हैं, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गए। इसलिए हम ये काली पट्टी बांध के यहाँ पे धरने पे शांतिपूर्ण धरना अपना करना चाहते हैं, बैठे हैं। हम यही मांग करते हैं कि इसमें रोड में बीच में डिवाइडर लगे ताकि हादसे यहाँ पे कम हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू है। आज क्यों धरने पे आप लोग बैठे? हमारे धरने पे बैठने का एक ही मकसद है कि ताकि ये जो नेशनल हाईवे है, इस पे डिवाइडर की मांग करते चले आए हैं और अब ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो मांग उठाई, इनके साथ इकट्ठा होकर अच्छी राय के लिए हम बैठे हैं। यहाँ डिवाइडर की एक ज़माने से मांग करते चले आए हैं और उसका बनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे, जवान मौतें हो रही हैं, घरों में मातम छा जाता है आए दिन। वो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। जल्दी बार मांग करते आए, लेकिन अभी तक कोई भी किसी तरह की सुनवाई नहीं है और इसी का जल्दी से जल्दी डिवाइडर की पूर्ति कार्य शुरू कराना चाहते हैं।